हेलो बच्चों, स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने अम्लों और क्षारों के जो कुछ विशेष गुणधर्म थे उनके बारे में अध्ययन किया था। आज वो हम करेंगे अध्ययन अम्लों और क्षारों के है वो दैनिक जीवन में क्या क्या है वो उपयोग होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से वो अम्ल और क्षार है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज वो हम अध्ययन करेंगे अम्ल, क्षार व लवण के या लवणों के उपयोग, इनके बारे में आज है वो हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो होगा हमारा अम्लों के उपयोग। तो जितने भी है सारे अम्लों का उपयोग नहीं करेंगे, जितने हमारे इंपॉर्टेंट है वो अम्ल है उन्हीं के बारे में, एसिड है उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले अम्लों का उपयोग करने से पहले आपको बता देता हूँ, अम्ल आपके किताब के अंदर दो प्रकार से रखे हैं, एक होते हैं खनिज अम्ल और एक होते हैं कार्बनिक अम्ल। एक तो हो गए खनिज अम्ल और एक हो गए कार्बनिक अम्ल। अब खनिज अम्ल आपको पता ही है किसी प्रकार से जैसे मतलब खदानों के अंदर से वहां से निकाले जाते हैं। और जो कार्बनिक अम्ल है वो कार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं? कार्बनिक अम्ल वो होते हैं जो क्या होते हैं, हमें जीव जंतुओं या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो खनिज अम्ल है, तो खनिज अम्ल की यहाँ पर हम किस किस खनिज अम्लों की बात करेंगे? वो होंगे हमारे H2SO4 जिसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3, ये हो गए हमारे खनिज अम्ल। H2SO4 HCl HNO3। कार्बनिक अम्ल की बात करें तो कार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं? वे अम्ल जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो भी अम्ल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। कैसे कौन से ऐसे हो गए? जैसे हमने पढ़ा था शुरुआत के अंदर कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। तो वही इमली में जो टार्ट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक जो अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल किसका उदाहरण है? कार्बनिक अम्ल का उदाहरण है। इसके अलावा सिट्रिक अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है आपका किसके अंदर? नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल हो गया। फिर एक और ले सकते हैं जैसे लैक्टिक अम्ल, दूध के अंदर क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना, तो ये लैक्टिक अम्ल हो गया। तो ये कुछ आपके उदाहरण हो गए कार्बनिक अम्लों के, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, और भी होते हैं। तो यहाँ पर उनके बारे में हम आगे आएंगे तब अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है खनिज अम्ल हमारे कौन से? H2SO4 HCl HNO3, कार्बनिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या ऐसे समझ लो आप। इसका एक और उदाहरण भी है एसिटिक अम्ल। ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान में रखना ही है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया आपके खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले किन अम्लों का उपयोग पढ़ेंगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे खनिज अम्लों के उपयोग, मतलब H2SO4 HCl HNO3, इनके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो अब देखो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर HCl के उपयोग या HCl का उपयोग। HCl का उपयोग कहां कहां पर होता है और किस जगह पर होता है? तो HCl का जो उपयोग होता है वो होता है आपका उद्योगों में, बॉयलर, सिंक व सैनिटरी साफ करने में। ये किसका उपयोग हो गया? आपका HCl का उपयोग है। क्या क्या हो गया? उद्योगों में बॉयलर होते हैं, जो भी उद्योग बने होते हैं, उद्योगों में क्या होते हैं, जैसे हवा के निष्कासन के लिए या फिर धुएं के निष्कासन के लिए वहां पर बड़े बड़े बॉयलर बनाए जाते हैं। उन्हीं बॉयलर को साफ करने के लिए वो किसका प्रयोग किया जाता है? HCl का प्रयोग किया जाता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि HCl का उपयोग क्या हुआ? HCl के अनुसार खनिज अम्ल है। HCl का उपयोग क्या हुआ? उद्योगों में बॉयलर, सिंक व सैनिटरी को साफ करने में काम में इसको लिया जाता है। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है हमारा HNO3। तो HNO3 का जो उपयोग होता है, HNO3 का उपयोग होता है उर्वरक बनाने में, तथा सोने व चांदी के आभूषणों को साफ करने में, चांदी के आभूषणों को साफ करने में। तो ये आपको
पता चल गया कि HNO3 का उपयोग किसमें किया जाता है, उर्वरक बनाने में तथा सोने व चांदी को आभूषण हो गए उनको साफ करने में किया जाता है। तो दो उनका हमारे पास में यहाँ पर उपयोग आ गया। अब यहाँ पर आपके पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट लेकिन बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो परिभाषा क्या है, वो जो परिभाषा का नाम है वो है हमारा अम्लराज। अम्लराज, या फिर इसका इंग्लिश नाम भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका जो इंग्लिश नेम है वो कभी कभी इंग्लिश नेम से भी इसका है वो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका इंग्लिश नेम क्या होगा, इसका इंग्लिश नेम होगा एक्वा रेजिया। क्या होगा, एक्वा रेजिया। ठीक है, तो ये इसका इंग्लिश नाम हो गया और ये हिंदी अम्लराज। अब यहां पर देखो अम्लराज किसे कहते हैं, तो मैं अगर आपको बोलूं कि HCl और HNO3 है, इनको जब आप बोलोगे, मैं इनके बारे में बोलूंगा, तो आपका सबसे पहले किसके बारे में आप ज्यादा सोचोगे, या सबसे पहले आपको किसका नाम आएगा, इसी का नाम आएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्योंकि हमारे जो पेट होता है, पेट के अंदर जो मतलब अमाशय होता है, अमाशय के अंदर भी क्या पाया जाता है, जठरांश के अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है यहाँ पर। तो कहने का मतलब मैं जब यहाँ पर HCl और HNO3 में से बात करूंगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको कौन सी चीज याद रहेगी, HCl याद रहेगी। तो वो काम कहां पर आ रही है, मैं जो भी बोल रहा हूं। तो यहां पर देखो अम्लराज किसे कहते हैं, अम्लराज क्या होता है, जब एक भाग HNO3 व तीन भाग HCl को मिलाने पर अम्लराज बनता है। देखो अम्लराज किसे कहते हैं, एक बार तो किसका लेंगे, HNO3 का, और 3 बार किसका लेंगे, HCl को लेंगे और उनको मिला देंगे, तो वहां पर क्या बन जाएगा, हमारा अम्लराज है उसका निर्माण हो जाएगा। एक भाग HNO3, 3 भाग HCl। अब मैंने यहाँ पर शुरुआत में आपको क्यों बोला कि यहाँ पर HCl है, उसका नाम लूंगा, फिर आपको कौन सा याद आएगा, ऐसा इसलिए लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे अम्लराज की परिभाषा लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, जब पेपर के अंदर बैठते हैं या पेपर करते हैं तब उससे समय कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि 3 भाग HNO3 के हैं या फिर HCl के हैं, तो उनको पता नहीं चलता, तो कभी कभी गलती कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 3 भाग HNO3 और 1 भाग है वो HCl। तो आपको ध्यान रखना है, जो ज्यादा प्रचलित है, जैसे HCl ज्यादा प्रचलित है तो HCl है मतलब वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 भाग HCl। ये केवल और केवल समझाने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि आप पेपर के अंदर गलती ना करो। तो 3 भाग किसके रहेंगे, आपके HCl के ही रहेंगे। तो 1 भाग HNO3 व 3 भाग HCl को अगर हम मिला देंगे तो उसको जो भी हमारे को विलयन प्राप्त होगा, उस विलयन को हम क्या बोलेंगे, अम्लराज या फिर एक्वा रेजिया। अम्लराज फिर एक्वा रेजिया इसको कहेंगे। अब इसका उपयोग क्या है, अम्लराज या एक्वा रेजिया को हम बनाते क्यों है, तो अम्लराज इसका जो उपयोग होता है, अम्लराज का उपयोग होता है वो है, ये क्या करता है, सोने जैसी जो धातु होती है, सोने जैसी धातुओं को पिघलाने में, या ऐसे बोल सकते हो सोने जैसी धातु को भी ये क्या कर सकता है, पिघला सकता है। तो सोने जैसी धातुओं को पिघलाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अम्लराज का उपयोग किया जाता है। और अम्लराज किसे कहते हैं, 1 भाग HNO3, 3 भाग HCl को मिलाने पर जो भी हमारे को विलयन प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे, अम्लराज कहेंगे। तो अभी तक हमारे खनिज अम्लों के उपयोग हो रहे थे, खनिज अम्लों में HCl और HNO3 का हमने उपयोग पढ़ लिया। HCl का उपयोग ये हो गया, HNO3 का उपयोग ये हो गया। अब यहाँ पर HCl और HNO3 है, उन्होंने मिलकर क्या बना लिया, अम्लराज बना लिया। अब यहाँ पर कौन सा बचता है हमारा, H2SO4। तो देखो H2SO4 का उपयोग, H2SO4 का उपयोग, तो H2SO4 का क्या उपयोग होगा, तो H2SO4 है जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको उपयोग किया जाता है सेल, कार, बैटरी व उद्योगों में। H2SO4 का उपयोग किसमें किया जाता है, सेल, कार, बैटरी व उद्योगों में। और भी इसके मतलब और है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सेल, कार, बैटरी, आपके घर के अंदर जो भी बैटरी होती है, इन्वर्टर में जो भी बैटरी लगी होती है उसके अंदर है वो सल्फ्यूरिक अम्ल वो भरा हुआ होता है वहां पर। तो जितने भी सेल बनते हैं, कारों के अंदर जो भी बैटरियां डाली जाती है या फिर इन्वर्टर की बैटरी होगी, वो सारी चीजें उनमें क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और उद्योगों में भी मुख्यतः सबसे अधिक उपयोग किसका किया जाता है, H2SO4 का उपयोग किया जाता है। इसलिए उद्योगों में सबसे अधिक है वो किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, H2SO4 का किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना कि H2SO4 है वो होता है अम्लों का राजा। तो आपको पूछ ले कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं,
अम्लों का राजा, तो अम्लों का राजा कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, इसको कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल को, या H2SO4। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो उनको लगता है ये पूछ रहे हैं कि अम्लराज किसे कहते हैं, तो ये अम्लराज है और ये अम्लों का राजा है, अम्लों का राजा है। अम्लों का राजा कौन होता है, H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल है वो होता है, और अम्लराज वो आपके सामने परिभाषा है ये होता है। तो इसमें भी आपको गलती नहीं करनी है कि अम्लों का राजा और अम्लराज एक ही चीज नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर अम्लों का राजा तो कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, और क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी उद्योग होते हैं जितने भी हमारे यहाँ पर जितने भी विश्व के अंदर उद्योग हैं, उनमें सबसे अधिक जो खपत होती है जिस अम्ल की होती है वो होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की, इसीलिए इसे अम्लों का राजा कहते हैं। और साथ में इसीलिए कोई भी देश है, चाहे कोई सा भी देश हो, उसकी जो औद्योगिक प्रकृति किसी भी देश की औद्योगिक प्रकृति है वो सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से मापी जाती है। मैं लिख देता हूं यहां पर, किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से मापी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर कोई भी देश हो, चाहे कोई सा भी, जैसे भारत देश की बात करें तो औद्योगिक प्रकृति का मतलब क्या हो गया, औद्योगिक प्रकृति का मतलब कि यहाँ पर भारत के अंदर है वो कितने उद्योग हैं, या फिर भारत है वो कितने अधिक है वो प्रगति कर रहा है, तो वो क्या करता है, भारत क्या करेगा कि अन्य देशों से या फिर यहाँ से भी क्या करेगा, वो H2SO4 का क्या करेगा, खपत करेगा। और जिस देश में ज्यादा है वो H2SO4 का या सल्फ्यूरिक अम्ल का खपत ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां पर उद्योग है या जो भी उद्योग धंधे होते हैं वो सबसे ज्यादा अधिक प्रगतिशील होते हैं। इसलिए किसी भी देश की जो औद्योगिक प्रगति है वो किसके द्वारा मापी जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से मापी जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि औद्योगिक किसी भी देश की औद्योगिक प्रकृति किस अम्ल की सहायता से मापी जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से मापी जाती है। क्यों मापी जाती है, कि किस लिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल से मापी जाती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका सबसे अधिक है वो खपत होता है। सीधी सी बात है, कार वगैरह या बैटरी वगैरह इनका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है ना यहाँ पर हमारे, हम ये तो हम किसका प्रयोग, कार मोटरसाइकिल जो भी है उनका उपयोग करते हैं, तो उनमें बैटरी की आवश्यकता होती है। और साथ में आजकल है वो हर घर के अंदर इन्वर्टर होते हैं, तो वहां पर भी बैटरी की आवश्यकता होती है। और बैटरियों में किसका प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपके खनिज अम्लों के उदाहरण, HCl का उदाहरण, HNO3 का उपयोग और H2SO4 का उपयोग। अब हम पढ़ेंगे कार्बनिक अम्लों के उपयोग। तो कार्बनिक अम्लों के उपयोग, कार्बनिक अम्लों में हम सभी का उपयोग नहीं करेंगे, आपके बुक के अंदर है वो केवल है वो एसिटिक अम्ल के बारे में बताया गया है, तो उस एसिटिक अम्ल के बारे में हमें अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर कार्बनिक अम्ल होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं। टार्टरिक अम्ल हो गया जो इमली में पाया जाता है, सिरके में है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जो ये सिट्रिक हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, ये बहुत सारे हैं। इनमें से हमें वो एसिटिक अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कार्बनिक अम्लों में एसिटिक अम्ल की बात करें, एसिटिक अम्ल, तो कार्बनिक अम्लों में एसिटिक अम्ल है वो सिरके के रूप में खाद्य संरक्षण में सिरके के रूप में खाद्य संरक्षण में, या फिर बोल सकते हो अचार तो सबने खाया होगा, संरक्षित रखने में। तो एसिटिक अम्ल का उपयोग है वो किसमें किया जाता है, सिरके के रूप में खाद्य संरक्षण में, मतलब जो भी हम खाद्य सामग्री है उसको वो जल्दी से खराब ना हो, इसलिए वहां पर इसके अंदर क्या डाल दिया जाता है, सिरका डाल दिया जाता है। और हमें पता है कि सिरके के अंदर क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। तो इसीलिए वो जो एसिटिक अम्ल का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, सिरके के रूप में खाद्य संरक्षण में कर देंगे। और जो भी अचार वगैरह होते हैं, अचार भी है वो हम चाहते हैं कि जल्दी खराब ना हो, इसलिए हम उसके अंदर अगर क्या डाल देंगे, सिरका या फिर एसिटिक अम्ल डाल देंगे, तो वो क्या होगा, जल्दी से वो खराब नहीं होगा, अचार हमारा है वो कई दिनों तक चलेगा। तो ये हो गया आपका इसका कार्बनिक अम्ल जो एसिटिक अम्ल है इसका उपयोग किया जाता है। अब मान लो आपको सीधा ऐसे ही पूछ ले कि भाई कार्बनिक अम्लों के क्या उपयोग होते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कार्बनिक अम्लों के जो उपयोग होते हैं वो लकड़ी, फर्नीचर साफ करने में,
ये एक लिख सकते हो आप लाइन के भाई, कार्बनिक अम्लों का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, लकड़ी के जो भी फर्नीचर होते हैं उनको साफ करने में है, वो किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बनिक अम्लों का प्रयोग किया जाता है। उसी में अगर आपको पूछ ले या ऐसे क्वेश्चन आ गया कि अचार को संरक्षित करने के लिए किस प्रकार के एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आप वहां पर बोल सकते हो कि वहां पर हो जाएगा हमारा एसिटिक अम्ल। तो ये हो गया आपके कार्बनिक अम्लों के उदाहरण। तो अम्लों के हमने उदाहरण देख लिए, H2SO4, HCl, HNO3। अम्लराज देख लिया, अम्लों का राजा देख लिया, और किसी भी देश की औद्योगिक प्रकृति है वो किसके द्वारा, किस अम्ल के द्वारा मापी जाती है, ये भी हमने देख लिया। कार्बनिक अम्लों के उपयोग भी देख लिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो सारों है, सारों के क्या क्या उपयोग होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे सारों का उपयोग। तो सारों के उपयोग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे NaOH। इसको क्या बोलते हैं, NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग होता है वो होता है साबुन, अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है, सरफ होती है ना, आप कपड़े धोते हो जिससे, तो साबुन हो गया, अपमार्जक हो गया, सरफ जिसको हम बोलते हैं। और इसके अलावा कागज उद्योग तथा वस्त्र उद्योग में ये कुछ इसके उपयोग होते हैं। इनमें तो आपको ध्यान रखना है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां पर किया जाता है, ये क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या सार है, देखो सारों के उपयोग कर रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन, अपमार्जक, कागज उद्योग और वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होता है वो होता है आपका चूना या सफेदी में, सफेदी में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है, चूने के रूप में, या चूने को हम क्या बोलते हैं, सफेदी बोलते हैं। तो उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और इसको हम देखो, एक होता है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ये किसका फॉर्मूला होता है, बिना बुझा हुआ चूना। ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। और अगर इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, जल डाल देंगे, मतलब क्या डाल देंगे, H2 डाल देंगे, इसके साथ में ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ आप फटाफट से। ये अभिक्रिया कैसे होगी, अगर मैं बोलूंगी ये अभिक्रिया करनी है आपको, CaO प्लस का H2 कैसे होगी अभिक्रिया, बिल्कुल आसान है। H2 को आप किसके रूप में तोड़ सकते हो, H प्लस और OH माइनस के रूप में, क्योंकि इसी से मिलकर तो बना है H2। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से जो OH है, यहाँ पर वो OH है, और यहाँ पर ये OH है। देखो ये एक OH हो गया, और यहाँ पर O पहले से, और एक H प्लस है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना क्या बन जाएगा आपकी अभिक्रिया में, क्या बन जाएगा, CaOH2 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये नॉर्मल से अभिक्रिया, इसको आपको अभी ध्यान में नहीं रखना है, आपको बस मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो Ca होता है वो बिना बुझा हुआ चूना होता है, और जो CaOH2 होता है वो क्या होता है आपका बुझा हुआ चूना होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग होता है वो चूना या सफेदी के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है हमारा MgOH2, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान में रखना आपको। MgOH2, जो MgOH2 का जो उपयोग होता है वो होता है आपका पेट की अम्लता दूर करने में। किसमें किया जाता है, पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको तो ये पता ही होगा कि हमारा जो आमाशय है, आमाशय के अंदर है वो भोजन को पचाने के लिए किसका स्रावण होता है, कौन स्रावित होता है वहां पर स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहने का मतलब आमाशय के अंदर है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो स्रावित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कभी कभी मान लो क्या कर लेते हैं, हम भोजन या ज्यादा कर लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं भोजन करने के बाद में लेट जाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका स्रावण ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा स्रावण होने से क्या होने लग जाता है, वहां पर पेट में दर्द होने लग जाता है। तो अब हमें पता है कि अम्ल को कौन उदासीन कर सकता है, अम्ल को उदासीन कर सकता है केवल और केवल सार। इसलिए वहां पर क्या करते हैं, हम MgOH2 है उसको लेते हैं यहाँ पर। तो जो आप मतलब इनो पीते हो, कभी कभी पेट दर्द करता है तो आप इनो लेते हो, तो इनो के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर देता है, पेट के अंदर जो मतलब ज्यादा मात्रा में अम्ल बना हुआ है उसको क्या कर देता है, वो उदासीन कर देता है। तो उदासीन कर देगा तो ज्यादा मात्रा का अम्ल है वो नष्ट खत्म हो जाएगा, तो मतलब पेट दर्द करना रुक जाएगा। इसलिए ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग है। जितने भी आप जैसे मेडिकल के अंदर जाते हैं वहां पर बोलेंगे आप कि हमारे को पेट दर्द है, जो उसकी मतलब है हमारे को टेबलेट दो, तो उस पर आप देख लेना वहां पर लिखा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या लिखा होगा,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब MgOH2 को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आ गया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो किसे कहते हैं, तो आप लिख दोगे वहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इसका एक और नाम होता है, सॉरी ये तो नाम लिखा मैंने, इसका उपयोग चलो बाद में, इसका एक और नाम होता है, वो होता है एंटा एसिड, एंटा एसिड, या फिर ये इंग्लिश नाम है, इसी का हिंदी नाम होता है प्रति अम्ल। ये इसके तीन नाम है, एक नाम तो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बुला सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बुला सकते हैं, या फिर एंटा एसिड, या फिर प्रति अम्ल, मतलब ये अम्ल के प्रति है, ये अम्ल को खत्म कर देता है, इसलिए इसके आगे लगा दिया प्रति अम्ल, अम्ल के प्रति, या फिर एंटा एसिड, ये इसका इंग्लिश नाम है। तो ध्यान रखना, एंटा एसिड का फॉर्मूला पूछ ले तो MgOH2, प्रति अम्ल का फॉर्मूला पूछ ले तो MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर्मूला पूछ ले तो MgOH2। और इसका जो उपयोग है, उपयोग क्या हो जाएगा, इसका उपयोग हो जाएगा पेट की अम्लता दूर करने में। तो ये हो गया आपके कुछ 3 क्षारों के उदाहरण, कौन कौन से, NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गए आपके क्षारों के उपयोग। अब हम यहाँ पर हमने वो अम्लों के और क्षारों के हैं वो उनके बारे में हमने उनके उपयोग पढ़ लिए। अब हमारा बच जाता है लवण, तो लवणों के भी हमें क्या कर लेते हैं, उपयोग पढ़ लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लवणों के उपयोग, कि लवणों के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो लवणों के उपयोग में हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे जो हमारा पहला होगा वो होगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। हम इसका है वो अध्ययन करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कहां पर होता है। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लवण है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लवण है। और कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग होता है संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में। जो भी संगमरमर का जो भी पत्थर आता है ना, वो किससे बना होता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये इसका एक उपयोग हो गया। दूसरा जो इसका उपयोग है, दूसरा इसका उपयोग होता है धातुक्रम में लोहे निष्कर्षण में। धातुक्रम में लोहे निष्कर्षण में मतलब बहुत सारी धातु होती है, तो उन बहुत सारी धातुओं में से अगर हमारे को लोहे को अलग करना है तो वहां पर भी किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ आपके वो 2 उदाहरण हो गए, मुख्यतः संगमरमर के रूप में प्रेस बनाने में, दूसरा हो गया धातुक्रम में लोहे के निष्कर्षण में। तो ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग। अब अगर दूसरे लवण की बात करें तो दूसरा जैसे लवण होगी, ऐसे तो हमारे लवण आएंगे यहाँ पर, अभी दाउन सोडा आ गया, मतलब बेकिंग सोडा वगैरह आएंगे, तो उनके बारे में हमारे जो अभी आगे मतलब आएंगे टॉपिक, उनके हम अध्ययन कर लेंगे। अभी जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हमें अभी वो डिटेल से अध्ययन नहीं करेंगे या विस्तार पूर्वक अध्ययन नहीं करेंगे, उनके बारे में यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर तो कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग हमने देख लिया। अब अगला आता है आपका AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, ये जो Ag होता है ना, Ag सिल्वर मतलब ये चांदी का फॉर्मूला, मतलब चांदी का फॉर्मूला क्या, चांदी का परमाणु होता है। ठीक है, तो ये तत्व है किसका है, Ag किसका तत्व होता है, चांदी का, या इसको बोलते हैं सिल्वर। और NO3 मैंने आपको बताया क्या होता है, आपका नाइट्रेट। तो जो AgNO3 का उपयोग किया जाता है वो उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में जो भी फोटो मतलब कैमरे वगैरह बनते हैं ना, तो वहां पर इसका किसका प्रयोग किया जाता है, AgNO3 का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लवण जो AgNO3 है उसका उपयोग किसमें किया जाता है। अब आगे अगर तीसरे की बात करें तो वो हो जाएगा आपका NH4NO3, इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, देखो फॉर्मूला याद रखना, NH4NO3 आपको याद रखना है। NO3 के ऊपर कितना आवेश होता है, माइनस कितना, NO3 के ऊपर कितना होता है, माइनस होता है। एक NH3 पर कोई भी आवेश नहीं होता है, NH3 पर कोई भी आवेश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका देखो, हमने वहां पर उदाहरण देखा था, लुईस की जो संकल्पना पड़ी थी ना, BF3NH3, तो वहां पर हमने NH3 के अंदर देखा था कि 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर पड़े ही है, तो इसको ना तो आवश्यकता है इसको दान करना है वहां पर NH3 बनाते समय, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, NH3 पर कोई आवेश नहीं देगा। लेकिन जैसे ही मान लो इस NH3 ने क्या ग्रहण कर लिया, H+ ग्रहण कर लिया, तो H+ ग्रहण करते ही यहाँ पर कितना हो गया, इस पर कोई माइनस नहीं था, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH
यहाँ पर 3 तो थे और एक और जुड़ गया 4 हो गया, और इस पर कोई माइनस था इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। तो ये NH4 ऐसे बनता है। तो NH4 के ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, नाइट्रेट आयन के ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों आपस में इसको 2-3 करने की जरूरत नहीं है, सीधे जुड़ जाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा होता है अमोनियम नाइट्रेट। और जो अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग होता है, अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग होता है उर्वरक बनाने में, वे विस्फोटक बनाने में। जो भी विस्फोटक सामग्री होती है ना, उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपके अभी तक 3 लवण। अब एक और लवण बच जाता है आपका अभी, और वो चौथा लवण है आपका फिटकरी। कौन सा हो जाएगा? फिटकरी। और फिटकरी का आपका उपयोग पता होगा आपको, किस प्रकार से आप उपयोग में लेते हो। जैसे हमारे जो भी कुंड वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है, पानी अगर गंदा होता है तो उसको साफ करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर एक किसी कपड़े में वो क्या कर देते हैं, फिटकरी बांध कर उसको वहां पर छोड़ देते हैं। तो जो भी वहां पर जीव जंतु वगैरह या जो भी वहां पर गंदा पानी रहता है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं फिटकरी का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है? जल के शोधन में, मतलब जल को साफ करने में। तो पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि फिटकरी का फॉर्मूला क्या होगा। है बहुत बड़ा है ना, याद कैसे रहेगा? याद तो रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। क्या है फॉर्मूला बताओ, साथ साथ में बोलते जाना। क्या होगा? K2SO4 डॉट Al2SO3 4। सही है? सही नहीं है, गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? Al2SO4 और फिर यहाँ पर क्या आएगा? होल ट्राइस। K2SO4 Al2SO4 होल ट्राइस। इसको क्या बोलेंगे? K2SO4 Al2SO4 होल ट्राइस। ठीक है। डॉट कितना आएगा? कितना H2, कितने जल के अणु होते हैं, कितने क्रिस्टलन होते हैं, क्रिस्टलन होते हैं, तो वहां पर होते हैं 24 H2। तो ये हो गया आपका फिटकरी का फॉर्मूला, K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24 H2। और इसका जो उपयोग किया जाता है, फिटकरी का उपयोग किस में किया जाता है? आपका जल शोधन में, जल के शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है? फिटकरी का उपयोग किया जाता है। तो आज है वो हमने क्या कर लिया, अम्लों, क्षारों और लवणों के है उनका उपयोग हमने अच्छे से कर लिया। अम्लों के है वो हमने 3 उदाहरण देखे थे, खनिज अम्लों के H2SO4, HCl और कौन सा हो गया आपका HNO3 हो गया। उनका हमने देख लिया था कि HCl का उपयोग बॉयलर, सिंक, सैनिटरी साफ करने में किया जाता है। HNO3 का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है? आपका HNO3 का उपयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, HNO3 का उपयोग किसमें किया जाता है? HNO3 का उपयोग कर लेंगे हमें वहां पर उर्वरक बनाने में और सोने और चांदी के जो भी आभूषण है उनको साफ करने में। जो हमारा जो तीसरा था अम्ल था वो था H2SO4। H2SO4 का उपयोग किया जाता है कार या जो भी बैटरी वगैरह होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। H2SO4 को बोलते हैं अम्लों का राजा। और अम्ल राज किसे कहते हैं? एक भाग तो किसका होना चाहिए? HNO3 का होना चाहिए, और 3 भाग किसके होने चाहिए? आपके HCl के होने चाहिए। ध्यान रखना है यहाँ पर कि 3 भाग किसके हैं और 1 भाग किसका है। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं। फिर हमने देखा था क्षारों का उपयोग। क्षारों में हमने 3 के उपयोग देखे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है कागज उद्योग में और साबुन और अपमार्जक बनाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो चूना या सफेदी के रूप में काम में लिया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका उपयोग किया जाता है आपका पेट की अम्लता दूर करने में, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड या प्रति अम्ल, जितने भी नाम है सब याद रखने, इनसे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर लवणों के उपयोग देखें तो लवणों में हमने 4 के उदाहरण देखे, और भी होते हैं जिनके बारे में हम आगे जो हमारा टॉपिक आएंगे उनमें विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। तो लवण कौन कौन से हो गए? एक हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो उपयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट है वो संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में काम में लिया जाता है। और इसके अलावा है वो किसमें प्रयोग किया जाता है? धातु क्रम में लोहे के निष्कर्षण में। और जो दूसरा आपका था वो था आपका AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग है वो किसमें किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट और फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। फॉर्मूले भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका अणुसूत्र क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का या कैल्शियम कार्बोनेट का या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अब यहाँ पर जो तीसरा हमारा था वो तीसरा आपका हो गया
कौन सा हो गया, अमोनियम नाइट्रेट। और अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है आपका उर्वरक बनाने में और विस्फोटक बनाने में। और चौथा हो गया आपका फिटकरी, जिसका उपयोग हम जल शोधन में करते हैं। अब बाकी के जो भी बचते हैं वो टॉपिक है, वो अगले हमें जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर है वो कंप्लीट करेंगे। इनसे संबंधित कोई भी डाउट है नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से मैंने जो आपको बताया उसको आप अच्छे से ऐसे बुक के अंदर है जो आपकी कॉपी है उसके अंदर अच्छे से नोट करना कि आपको पहले वो लिखना है कि अम्लों के उपयोग, फिर वहां पर आप खनिज अम्ल कार्बनिक अम्ल की परिभाषा लिख दो, फिर वहां पर खनिज अम्लों के उपयोग लिख दो कि खनिज अम्लों हम किसका प्रयोग करेंगे, वो जो भी है उनके उदाहरण लिख दो। तो अच्छे से आपको इसको कॉपी के अंदर नोट करते रहना है और ध्यान रखना है, आपको काम करते जाना है, कभी भी चेक कर सकते हैं हम कि आपने कितना काम किया या नहीं किया है।